चलिए, तो कल का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। कल जो पढ़े थे हम लोग ये देखे थे कि संविधान का निर्माण जो है वो किसकी सिफारिश पे हुआ था? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पे हुआ था ना। मार्च 1946 में आया था और मई 1946 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। ठीक है, चलिए ठीक है। और इसी के सिफारिश पर क्या किसका निर्माण किया गया? संविधान सभा का। संविधान सभा में पूरे 389 मेंबरों का चयन हुआ, निर्वाचन हुआ, और जिसमें से 208 सीटें जीत के आई थी कांग्रेस, और जबकि 73 सीटें मुस्लिम लीग जीत आई थी। बाकी एक एक करके अन्य सदस्य जीत के आए थे ना। पूरे 389 थे। इन 389 में से 15 महिला थी और 33 क्या थे? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, जिसको हम बोलते हैं SC ST ना, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब ना। SC ST 33 और महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 थी। ठीक है। जब पूरे कितने अधिवेशन हुए थे? पूरे 12 अधिवेशन हुए, जबकि 5वें अधिवेशन में स्वतंत्रता मिल गई थी और 12वें अधिवेशन में पूरा कंप्लीट हो गया। पूरे अधिवेशन कंप्लीट हुए तो कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था? 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। ठीक है। संविधान बनने में कितना दिन लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन पूरे लगे थे ना संविधान बनने में। कुछ घंटे भी लगे थे ना। वो सब नहीं पूछता आपसे। ठीक है, बहुत डीप नहीं पढ़ना है आपको, GD के लिए तैयारी करना है। ठीक है। आपको जब जनरल बैच पढ़ाते हैं, सुबह वाले मॉर्निंग बैच में जब जनरल बैच पढ़ाते हैं आपको, तो उसमें देखेंगे आप लोग डीप पढ़ाते हैं। उसमें जब आपको GD के लिए पढ़ना है तो उतना ही पढ़ना है, सिलेबस 2 महीने के अंदर खत्म भी कर देना है आपको। तो आपको लिमिटेड पढ़ना है इसमें, है ना, बहुत ज्यादा नहीं डीप पढ़ना है आपको। तो आपको GD के हिसाब से लेकर के चलना है। आपको पता है कि 20-20 क्वेश्चन सब आते हैं उसमें। चलिए, और तो बताइए कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे बनाए गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को ना। जबकि इससे 2 दिन पहले अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, चलिए। अच्छा, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर BN राव थे। और उपाध्यक्ष कौन थे? हरीश चंद्र मुखर्जी, है ना। ये सारी चीजें हो गई थी। आज हम चलेंगे भाग 1 पे ना। कितने भाग हैं पूरे? 12 पूरे 22 भाग है। 12 अनुसूची थे। चलिए, अनुसूचियों को भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला संघ के बारे में, यूनियन के बारे में। दूसरा शपथ के बारे में। तीसरा है वेतन। चौथा है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। पांचवा है SC ST। छठवां है पूर्वोत्तर राज्य ना। 4 पूर्वोत्तर राज्यों को जो छूट मिला है उसके बारे में वर्णन है। कौन से पूर्वोत्तर राज्य हैं? असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। अमित मेघ याद रखना टिप उसका। 7वां में शक्तियों का विभाजन है। 8वां में भाषा है। 9वां में भूमि सुधार है। 10वां क्या है? दल बदल है। 11वां पंचायत और 12वां नगर निगम। याद है पूरा? चलिए, वेरी गुड। चलते अब भाग 1 पे। अब पूरी तरह से अनुच्छेद स्टार्ट करते हैं ना। भाग 1 में जो है अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक है। कितने अनुच्छेद है? अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक इसमें भाग 1 में है। भाग 1 में बात किया गया बेसिकली संघ और उसके राज्य के बारे में। संघ एवं उसके राज्य, संघ एवं राज्य के बारे में बात की है। तो भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। स्टेट है 28 और यूटी कितने? यूनियन टेरिटरी कितने हैं? 8 है। ठीक है। तो यहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। GD में बहुत हार्ड नहीं पूछता है आपको। ठीक है, लेकिन जितना पढ़ा इतना विश्वास रखिए, जितना पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ करके जाइए, डेफिनेटली आपका एग्जाम निकलेगा। ठीक है, चलिए। संघ एवं राज्य के बारे में बात किया गया। ठीक है, भाग 1 से लेकर के 4 तक किसमें है? संघ में। ठीक है, अब पहले चलते हैं, पहले भाग में अनुच्छेद 1 में चलते हैं। अनुच्छेद 1। ठीक है, अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है, जिसमें कि 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित। ठीक है, तो इंडिया क्या है? भारत क्या है? राज्यों का संघ है। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट है। क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट है, मतलब राज्यों का क्या है? संघ। भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, अब आगे क्या कहता है? संघ एवं राज्य के बारे में बात किया गया। तो पहला क्या हो जाएगा अनुच्छेद? संघ एवं राज्य, मतलब पहला अनुच्छेद क्या हो जाएगा? भारत राज्यों का संघ है, यानी कि भारत जो बना है वो राज्यों से मिल करके बना हुआ है। ठीक है, बात समझ में आया? चलिए, अनुच्छेद 2 कहता है, आपको पुनः कह रहे हैं बार बार कि बहुत ज्यादा डीप आपको पढ़ना नहीं है। डीप पढ़ना होगा मॉर्निंग बैच आप ज्वाइन कीजिए, उसमें डीप पढ़ेंगे। हमको यहाँ पे जितना आएगा एग्जाम में उतना ही लेकर के चलना है। बहुत पढ़ने से कुछ होगा है नहीं,
क्योंकि हमें पूरा सिलेबस कवर करते हुए चलना है और 2 महीने के अंदर हमें कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा हमको डीप नहीं पढ़ना है। चलिए, अनुच्छेद 2 कहता है, अनुच्छेद 2 क्या कहता है आपको? अनुच्छेद कहता है कि विदेशी राज्यों को भारत में मिलाया जा सकता है, विदेशी राज्यों का विलय किया जा सकता है, राज्यों को विलय, विदेशी राज्यों का विलय, ठीक है। मतलब विदेशी राज्य, विदेशी जो भारत से बाहर के हैं उसको भी विजिट करके, मतलब विजिट करके उसको जीत करके अपने राज्यों में मिलाया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि सिक्किम जो है भारत का हिस्सा नहीं था। सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य बना था, 22वां राज्य बना था, ठीक है। शुरुआत में केवल 14 राज्य थे और 5 यूनियन टेरिटरी थे। शुरुआत में जब संविधान बना था तो उस समय 14 राज्य और 5 यूनियन टेरिटरी थे, ठीक है। 22वां राज्य कौन बना था? सिक्किम जो है 22वां राज्य बना था 36वां संविधान संशोधन के तहत। कौन सा संविधान संशोधन? 36वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। कौन सा संविधान संशोधन के तहत? 36वें संविधान संशोधन के तहत ये बना था 16 मई 1975 को। कब? 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बनकर के तैयार हुआ था, ठीक। 22वां राज्य बना था कौन से संविधान संशोधन के तहत? ठीक है। और कब? तो 16 मई 1975 को, ठीक। तो दूसरा क्या कहता है अनुच्छेद? कि विदेशी राज्यों का भारत में विलय किया जा सकता है। अनुच्छेद नंबर 3 की बारी है, याद होते चल रहा है। हम पहले अपने देश के बारे में बात करेंगे, फिर दूसरे को जीत करके अपने में लाने की बात करेंगे, फिर अपने राज्य में जो परिवर्तन करा उसकी बात करेंगे। तो अनुच्छेद 3 क्या कर रहा है? कि अपने राज्य की सीमाओं का परिवर्तन किया जा सकता है। भारत देश में जितने राज्य हैं उनके राज्यों में सीमाओं का परिवर्तन किया जा सकता है। राज्यों के सीमाओं का परिवर्तन किया जा सकता है, सीमाओं का परिवर्तन क्या किया जा सकता है? किया जा सकता है, ठीक। पहले हम देश के बारे में बात कर लिए, यूनियन के बारे में, कि हमारा देश क्या है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित। शुरुआत में कितने थे? 14 राज्य थे और 5 केंद्र शासित प्रदेश थे। वर्तमान में कितने हैं? तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो पहला अनुच्छेद यही कहता है भारत राज्यों का संघ। और दूसरा अनुच्छेद क्या करता है? कि अर्जित क्षेत्र। दूसरा क्या कहता है अनुच्छेद? अर्जित क्षेत्र के बारे में कहता है, यानी कि भारत से बाहर जो क्षेत्र हैं उनको भी जीत करके लाया जा सकता है। कल के दिन पाकिस्तान को पूरा हम लोग जीत लिए तो फिर पाकिस्तान किसका? भारत का, ठीक। उसको मिलाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन है सब अनपढ़, क्या है सब एकदम अनपढ़ सब। उन सबों को फिर पढ़ाया जाएगा, उन सबों को भी, ठीक है। उन सबों के लिए जीडी का मैच लॉन्च किया जाएगा और पढ़ाया जाएगा उन सबों को भी। तो दूसरा क्या है? विदेशी राज्यों का विलय की बात की गई। और तीसरा क्या? अपने राज्यों की सीमाओं में क्या कर सकते हैं? परिवर्तन। जैसे कि मध्य प्रदेश से, एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। उत्तर प्रदेश यूपी से यूके उत्तराखंड अलग हुआ था। बिहार से झारखंड झारखंड अलग हुआ था। आप उसी तरह आप देखेंगे तेलंगाना अलग हुआ, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ, एपी, आंध्र प्रदेश एपी। आंध्र प्रदेश से कौन अलग हुआ? तेलंगाना अलग हुआ। अलग हुए थे नहीं? तो मतलब अपने राज्यों के सीमाओं में भी क्या किया सकता है? परिवर्तन किया जा सकता है। इन दोनों को साधारण बहुमत से किया जाता है। साधारण बहुमत होता है 50%। आगे अभी डिटेल में समझेंगे इन सब चीजों को, आगे आएगा तो अभी उलट पुलट हो जाएगा सब। साधारण बहुमत होता है कि जैसे संसद में जो 543 लोग चुन करके आते हैं, 543 लोग, 543 का आधा कितना होगा? तो 27 गुना के 54, 272 सीटें। तो 272 लोग अगर इसके पक्ष में मतदान कर दिए तो वो चीज लागू हो जाता है, ठीक है। अभी जैसे उत्तर प्रदेश का भी विभाजन की बात किया जा रहा है, एगो पूर्वी उत्तर प्रदेश हो जाएगा, एगो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो जाएगा, पूर्वांचल अलग कर दिया जाएगा। तो इसकी बात अभी चल रही है अभी, ठीक है। तो अभी अलग हुआ नहीं है। तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, और यूपी से उत्तर प्रदेश से यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ। ये हुआ था 1 नवंबर सन 2000 को। सन 2000 को कौन अलग हुआ? मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। बात समझ में आया? मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था और फिर उसके बाद यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ था 9 नवंबर को। 9 नवंबर सन 2000 को कौन अलग हुआ?
9 नवंबर सन 2000 को कौन अलग हो गया? तो यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ था। ये पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। बिहार से झारखंड कब अलग होता है? 15 नवंबर को। 15 नवंबर सन 2000 को कौन अलग हो गया था? अलग हो गया था बिहार से झारखंड अलग हो गया था। और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था 2 जून को। 2 जून सन 2014 को अलग हुआ था, ठीक है। कैसे याद रखेंगे? 2014 में कौन अलग हो गया था? 2 जून की रोटी के लिए आंध्र प्रदेश तेलंगाना से अलग हो गया था, ठीक है। अरे तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हो गया, तो तेलंगाना की राजधानी हो जाएगी हैदराबाद, आंध्र प्रदेश की राजधानी हो जाएगी अमरावती। आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी। अभी तेलंगाना में चुनाव भी हुआ है, वहां भी कोई रेड्डी बने हैं वहां पे। तो ये याद रखना है कि यहाँ भी चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश में अभी चुनाव हुआ है। मध्य प्रदेश में क्या हुआ है? वहां पे चुनाव हुआ है, तो वहां पे बने हैं वहां मोहन यादव बने हैं। कौन बने? अभी करंट अफेयर है, अभी हाल ही में कौन बने हैं? मध्य प्रदेश के मोहन यादव बने हैं। आज छत्तीसगढ़ में कौन बने? अभी छत्तीसगढ़ में भी चुनाव हुआ है। छत्तीसगढ़ में बने हैं विष्णु देसाई। कौन बने? विष्णु देसाई छत्तीसगढ़ में बने। अभी याद किसे रहेगा? मध्य प्रदेश, म से मध्य प्रदेश, म से मोहन यादव, मोहनलाल यादव, म से मोहन यादव, म से मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ किसका था? भगवान जी विष्णु भगवान का, तो विष्णु देसाई। छत्तीसगढ़ कौन लेंगे? विष्णु देसाई हो जाएंगे। एक जगह और चुनाव हुआ, कहाँ पे चुनाव हुआ? मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, देखो राजस्थान में हुआ है। तो राज कौन करेगा? भजन जो करेगा, तो भजन उनका नाम है पूरा भजन शर्मा है ना। भजन शर्मा का, हाँ भजन शर्मा। तो भजन लाल शर्मा कहाँ के बने हैं? राजस्थान। अभी हाल में चुनाव हुआ ना। और तेलंगाना में कोई रेड्डी बने, याद नहीं आ रहा ना। चलिए, तो 4 जगह पे। तो क्या चीज? मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ था? 1 नवंबर सन 2000 को। फिर 9 तारीख को अलग हुआ ये यूपी, उत्तराखंड अलग हो गया उत्तर प्रदेश से। फिर 15 तारीख को कौन अलग हो गया? झारखंड। ये सब सन 2000 है। खाली तेलंगाना अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से। नीचे वाला हिस्से में तेलंगाना, यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, इसके नीचे में तेलंगाना है, ठीक है। तो तेलंगाना अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से कब? 2 जून सन 2014 को। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, ठीक है। बात समझ में आया? तो आप पहला क्या देखे हैं? भारत राज्यों का संघ है। दूसरा देखें आप विदेशी राज्यों अर्जित क्षेत्रों को, अर्जित क्षेत्र हम लोग अपने में मिला सकते हैं, ठीक। तीसरा क्या हम लोग देखे हैं कि अपने राज्य के सीमाओं में भी परिवर्तन किया जा सकता है। अब अनुच्छेद 4 की बारी है। अनुच्छेद 4 जो है, इन सबों की स्वीकृति हर दशा में, जैसे कोई भी चीज विधेयक पारित होता है तो फिर अंतिम राष्ट्रपति के पास जाता है स्वीकृति के लिए, सिग्नेचर के लिए। तो इन जब विधेयक पास होगा तो राष्ट्रपति इसमें मना नहीं करेंगे। वही चीज इसमें अनुच्छेद 4 में बात की है। नहीं तो इतना मेहनत से इंसान जीत करके लाया, पाकिस्तान को मान ली जीत गया भारत, और जीत करके अपने राज्य में मिला रहा है, और राष्ट्रपति सही नहीं रखिए, जा सब किया धरा पे पानी फिर जाएगा, हाँ। तो इसलिए क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद 4 का यही है कि जब इन दोनों अनुच्छेद का प्रयोग किया जाएगा तो राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करने से मना नहीं करेगा। मतलब वो बाध्य है, हर अवस्था में क्या है, वो बाध्य है कि उनको सिग्नेचर करना ही करना है, ठीक है। बात समझ में आया? चौथा कोई दिक्कत? अनुच्छेद 2 और 3 का जब प्रयोग किया जाएगा तो राष्ट्रपति स्वीकृति देने से मना नहीं करेंगे। ये अनुच्छेद 4 में वर्णन है साफ साफ। तो हम लोग 4 अनुच्छेद पढ़ लिए, ठीक है, याद रहेगा। पहला संघ के बारे में, दूसरा बात देखिए हम लोग विदेशी राज्यों को अर्जित कर सकते हैं, तीसरा अपने राज्य की सीमाओं में परिवर्तन हो सकता है, और चौथा अब भारत देखिए एक अखंड भारत था। भारत क्या था? अखंड भारत था। भारत का सबसे पहला विभाजन हुआ था 1893 में, अफगानिस्तान अलग हुआ था। 1893 में क्या हुआ था? अफगानिस्तान। आपको बताते चले कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, उसको जीता गया था। एक समय था उसको जीता गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, दहेज में मिला था चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर को हराया था, तो उससे 4 प्रांत उसको, एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया और पेरेस्पोनियाई, ये 4 क्षेत्र मिला था। ये चारों क्षेत्र अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्र हैं। तो भारत को दहेज में मिला था अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ठीक है। तो दहेज को हम लोग क्या कर दिए? छोड़ दिए। फिर से आ जाएगा, देखो दिन का भूला रात में लौट के चला जाता है। अभी थोड़ा सा बिगड़ गए हैं, सुधर जाएंगे और फिर अखंड भारत बनेगा। तो भारत का पहला विभाजन कब हुआ था? 1893 में हुआ था, ठीक है। अफगानिस्तान अलग हुआ, अफगानिस्तान,
ये कौन अलग हो गया? अफगानिस्तान। भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा अलग करती है? डूरंड रेखा। ठीक है, कौन सी रेखा खींच दी गई? डूरंड रेखा। ठीक है, तो भारत और अफगानिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कौन सी रेखा है? डूरंड रेखा है। ठीक है, भारत का दूसरा विभाजन हुआ 1935 में। ठीक है, दूसरा विभाजन कब हुआ? म्यांमार का पुराना नाम क्या है? वर्मा। ठीक है, दूसरा विभाजन कब हुआ था? वर्मा का हुआ था। भारत 1935 में हुआ था। 1935 में वर्मा का विभाजन हो गया भारत से। भारत का तीसरा विभाजन 1947 में हुआ। 1947 में पाकिस्तान के रूप में हो गया। भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा रेड क्लिफ। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा है। बात समझ में आया? भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, सर रेड क्लिफ ने विभाजित किया था, इसलिए उनके नाम पे पड़ा है। ठीक है, और चलिए अब उसके बाद भारत और चीन को अलग करने वाली रेखा कौन सी है? मैकमोहन रेखा। भारत और चीन को अलग करने वाली रेखा मैकमोहन रेखा। हाँ, क्या कह रहे थे बाबू? भारत और चीन को अलग करने वाली रेखा मैकमोहन रेखा। कोई दिक्कत? किसी को समस्या, हैरानी, परेशानी? किसी प्रकार की दिक्कत, हैरानी, परेशानी बताइए। है अफगानिस्तान अलग हुआ 1893 में। 1893 में ही शिकागो में धर्म सम्मेलन हुए थे, जिसका नेतृत्व किया था भारत से। क्या नाम था उनका? युवा दिवस मनाया जाता है उन्हीं के नाम पे, सर विवेकानंद। ठीक है, विवेकानंद भारत का नेतृत्व किए थे। शिकागो में धर्म सम्मेलन हुआ था 1893 में। ठीक है, वहीं पे उन्होंने क्या किया था? जीरो पर बोला था उन्होंने। जीरो कह रहे हैं, शून्य के पे बोले थे उन्होंने। शून्य पे 3-4 दिन तक लगातार बोलते रहे। हैं तो सब उनको जानबूझ के दिया गया था शून्य पे बोलने के लिए। शून्य पे बोलते रहे, चुप भाई नहीं गए। वो बोले भाइयों और बहनों, संबोधित किए, पूरा तालियों से एकदम गड़गड़ाहट से गूंज उठा एकदम। वो थे हमारे देश के। ठीक है, चलिए तो 1893 में अफगानिस्तान भारत से अलग हुआ और 1935 में वर्मा और 1947 में तीसरा विभाजन हुआ भारत का पाकिस्तान के रूप में। और चीन तो पहले अपना अलग देश था ही। ठीक है, तो भारत और चीन के बीच अलग करने वाली रेखा कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा है। ठीक, भारत पाकिस्तान को रेड क्लिफ रेखा और अफगानिस्तान और भारत के बीच रेखा डूरंड रेखा। याद रहेगा? कोई दिक्कत बताइए? आगे बढ़ा जाए, बताइए कोई दिक्कत? अच्छा, भारत में भी 543 रियासतें थी। भारत में कुल कितने रियासतें? उस समय जब देश आजाद हुआ, पाकिस्तान और भारत का जब 1947 में विभाजन हुआ, पाकिस्तान अलग देश बना, तो अंग्रेजों ने वहां पे शर्त रखा था। शर्त ये रखा गया था कि जो राज्य स्वतंत्र रूप से रहना चाहते हैं, 3 शर्त था। राज्यों के पास 543 रियासतें थी, जो 543 छोटे छोटे भूखंड थे भारत में। उन भूखंडों के पास ऑप्शन 3 था कि या तो आप अपना अलग एक स्वतंत्र देश बनिए, या दूसरा था कि आप भारत में मिल जाइए, या तीसरा था आप पाकिस्तान में मिल जाइए। 3 शर्त रखा गया था। क्या चीज? या तो आप अलग अपना देश बना लीजिए, या तो भारत में मिल जाइए, या तो तीसरा क्या था? पाकिस्तान में मिल जाइए। ठीक, बात समझ आया यहां तक? तो भारत में कुछ क्षेत्र ऐसे थे, जैसे था जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के राजा थे राजा हरि सिंह। जम्मू कश्मीर के राजा कौन थे? जम्मू एंड कश्मीर के राजा थे हरि सिंह। हरि सिंह कहे कि हम रहेंगे अकेले। क्या रहेंगे? अकेले। कहे कि हम रहेंगे अकेले, हम किसी के संग मिलने उलने नहीं जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान बहुत तेज, वो क्या कर दिया? अपने जो जनजातीय क्षेत्र हैं, अपने जो जनजाति हैं, उनको कबीलाई क्षेत्रों में छोड़ दिया, उनको ये हड़पने के लिए, और यहाँ पे अपने सेना को उतार दिया जम्मू कश्मीर में। अब तो जम्मू कश्मीर के ऑप्शन एक ही था। यहाँ पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र था जम्मू कश्मीर, जबकि राजा थे हिंदू हरि सिंह। क्षेत्र कैसा था? मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। मुस्लिम बहुल क्षेत्र था ये जम्मू कश्मीर, जबकि राजा थे यहाँ के हिंदू थे। इनके ये कहे कि हम स्वतंत्र देश अपना बनेंगे। कहा ठीक है भाई, अपना स्वतंत्र देश बन जाइए। तो जम्मू का स्वतंत्र देश बन गया, लेकिन पाकिस्तान अपनी सेना को यहाँ उतार दिया और इनके पास कोई ऑप्शन रहा नहीं गया था। ये भागे भागे आए पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास, कहे कि ऐसा ऐसा हो गया है, हमें बचा लीजिए। वो बुलाया सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्या सरदार, जाओ देखो वहां पे
सरदार पहले नाम नहीं था, उनका नाम था वल्लभ भाई पटेल। सरदार की उपाधि दिया था वाडोली की महिलाओं ने ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास ऑप्शन आया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के ना पूरा देश का एकीकरण करने में सबसे बड़ा योगदान किसका था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। पूरे 543 भूखंडों को एक किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार जी कहे कि ना, इनके हम गए थे कि आइए भारत में मिल जाइए, ये कहे ना हम अपना अलग देश बनेंगे। तो जाइए, देश चुना रहे हैं तो रहिए अपना अकेले, इनको छोड़ दिए अकेले। तो कह रहा अरे नहीं हमसे गलती हो गया। हरि सिंह कहे कि हमसे गलती हो गया है, ऐसा करिए कि मेरा मदद करिए। तो कह रहा है कई शर्त, ये कहे सरदार वल्लभ भाई पटेल कि एक ही शर्त पे आपको अपने में मिलाएंगे, अरे एक ही शर्त में आपको मदद करेंगे हम। तो बोले क्या? कि आपको हमारे में मिलना पड़ेगा। कहे ठीक है, हम मिलने के लिए तैयार हैं। तो 26 अक्टूबर 1947 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर राजा हरि सिंह को है विलय पत्र पे हस्ताक्षर किए। विलय पत्र भारत में मिलने वाला जो पत्र था, विलय पत्र मतलब विलय मतलब होता मिल जाना। तो विलय पत्र पे हस्ताक्षर कब हुआ? 26 अक्टूबर 1947 को। इसी दिन जम्मू कश्मीर फिर भारत का अभिन्न हिस्सा हो गया था। ठीक है, बात समझ में आया? तो जम्मू कश्मीर कब भारत बना? भारत कैसा बना? 26 अक्टूबर 1947। एक हैदराबाद क्षेत्र था, ये आप देखेंगे, ये पूरा नीचे वाला, ये देखेंगे यहाँ वाला क्षेत्र तेलंगाना हैदराबाद वाला क्षेत्र। हैदराबाद वाला क्षेत्र जो था वो कह रहा था हम भारत में नहीं मिलेंगे। यहाँ पे जनता जो थी हिंदू थी और राजा थे मुसलमान। ठीक है, तो राजा हरि सिंह थे। ठीक है, ये 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पे हस्ताक्षर किए और भारत का अभिन्न हिस्सा हो गया। एक था हैदराबाद, ये नीचे यहाँ का क्षेत्र कौन सा है? हैदराबाद है। ये भारत में मिलना नहीं चाह रहा था। यहाँ के राजा थे मुस्लिम, यहाँ के राजा क्या थे? मुस्लिम, और जबकि क्षेत्र कैसा था? हिंदू। तो ये कहे कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे। हैदराबाद क्या बोले? हैदराबाद के निजाम कहे कि हम मिलेंगे पाकिस्तान में। तो कहे सरदार वल्लभ भाई पटेल के तू पाकिस्तान में मिलबो, यहाँ चला दिया ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन? पोलो। ऑपरेशन पोलो चलाए कहाँ पे? हैदराबाद में। ऑपरेशन पोलो के तहत सैनिक को, हमें आर्मी है जो आर्मी को उतार दिया पुलिस के वेशभूषा में। आर्मी जानती है जब जिस आर्मी का जब पाला पड़ता है हम लोग भारतीय आर्मी का, तो हालत खराब। कोरोना टाइम में आर्मी उतर गई थी, जिन जानी को देख रही थी धई के एकदम लाल पियर हरियर हो जा रहा था एकदम। जहां एक डंडा पड़ रहा था तो पहले लाल, फिर करिया, फिर उसके बाद हरियर हो जा रहा था। खींच के लगा दे। तो सेना का मार बड़ी खतरनाक होता है, मार के कहा जी। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि हैदराबाद को अपने में मिलाया गया किसके तहत? ऑपरेशन पोलो के तहत। ठीक, तो जम्मू कश्मीर मिल गया, हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो चल गया। अच्छा, एक है जूनागढ़ क्षेत्र, इसका गुजरात का क्षेत्र जूनागढ़। वहां पे लोग मिलना चाहते थे लेकिन राजवे नहीं मिलना चाहता था, तो वहां करा दिया जनमत संग्रह, रेफरेंडम जिसको कहते हैं। क्या करा गया? जनमत संग्रह, लोगों का संग्रह। जैसे लोग किस में मिलना चाहते हैं, तो लोग पहले ही से मिलना चाहते थे भारत में। ये ऊपर वाला क्षेत्र कहलाता है कच्छ का क्षेत्र, नीचे वाला क्षेत्र कहलाता है सौराष्ट्र का क्षेत्र। ठीक है, तो यहीं पे एक क्षेत्र है जिसको गुजरात का पुराना नाम क्या है? गुजरात का पुराना नाम जूनागढ़। ठीक है, जूनागढ़ में क्या किया गया? जनमत संग्रह। और वहां जूनागढ़ को किससे मिला गया? जनमत संग्रह। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता है आंध्र प्रदेश का, तो आंध्र प्रदेश को भारत का हिस्सा तो था ही, लेकिन वहां पे भाषाई आधार पे पूछता है भारत का, भाषाई आधार पे भारत का बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। 1953 में 1953 में क्या हुआ था कि आंध्र प्रदेश भारत का जो है भाषाई आधार पे गठित होने वाला पहला राज्य था। बहुत बार पूछता है। इसी में इनकी एक थे भाषाई आधार पे राज्यों का गठन का नेतृत्व कर रहे थे पोट्टी श्रीरामल्लू। ठीक है, पोट्टी श्रीरामल्लू की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसी तो बहुत ज्यादा तूल पकड़ लिया था। तो भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन बना था? आंध्र प्रदेश। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन पढ़ा है आपको, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से कब अलग हुआ? 2 जून 2014 में क्या हुआ? तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग, 2 जून की रोटी के लिए। ठीक, यहाँ तक दिक्कत कोई? चलिए, अब भाग 1 समझ में आ गया पूरी तरह से? कोई दिक्कत? अब चले भाग 2 पे। आप नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, आपको नोट्स हम प्रोवाइड करा देंगे, आपको पीडीएफ भेज देंगे आपको नोट्स, आप देख लीजिएगा नोट्स। ठीक है, चलते आगे हम लोग बढ़ते हैं। बेटा दे यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए
अब चलते हैं भाग 2 पे। किस पे? भाग 2 पे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चे? कोई दिक्कत? हाँ, आप लोग को रोज रिवीजन करके आइएगा, ठीक है? अगले दिन के लिए मत छोड़िएगा, क्योंकि समय है आपके पास कम, अकाल का काले हो जाएगा। ठीक है, तो आज पढ़े, आज ही रिवीजन, आज ही नोट्स, काम खत्म। 2 महीना घुमाई उमाई बंद, लाल पियर हरियर बंद, ठीक है? 2 महीना तक, 2 महीना में नौकरी पा लीजिए, फिर आप अपने मन के मालिक रहेंगे, जो मर्जी वो करिएगा। ठीक है, बात समझा? चलिए अब चलते हैं भाग 2 पे। किस पे? भाग 2 ये कहता है नागरिकता के बारे में। ठीक है, नागरिकता ये कहां से कहां तक है? 5 से लेकर के 11 तक। अनुच्छेद 5 से 11 कौन सी कहता है? नागरिकता के बारे में कहता है। भाग 2 किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, तो पहले चलते हैं अनुच्छेद 5 तक। नागरिकता होता क्या है? भारत राज्य में रहने वाले लोगों को कोई भी देश अपने नागरिकों को एक विशेष सुविधा मुहैया कराता है, जिसे हम नागरिकता कहते हैं। ठीक है, जिसको अपने नागरिकों को, अपने यहाँ के लोगों को विशेष सुविधा मुहैया कराता है, जिसे हम क्या कहते हैं? नागरिकता कहते हैं। भारत में एकहरी नागरिकता, एकल नागरिकता। क्या है? एकल नागरिकता। जबकि जम्मू अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अमेरिका में क्या है? दोहरी नागरिकता है। भाई तो खूब बोलता है। भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। ठीक है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। सुनिए, यहाँ पे हम लोग का अपने देश का नागरिकता होता है। किसका नागरिकता होता है? देश का नागरिकता होता है, जबकि राज्यों के हम लोग निवासी होते हैं। और जबकि अमेरिका में देश की नागरिकता होती है और राज्य की भी नागरिकता होती है। हाँ, हम लोग क्या क्या होता है? देश की नागरिकता होती है, जबकि राज्य के हम लोग निवासी होते हैं। राज्य का नागरिकता नहीं होता है, हम लोग पास देश की ही नागरिकता होती है। तो भारत में एकल नागरिकता है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 5 पे चलते हैं। 4 तक तो देख लिया हम लोग। पहला संघ के बारे में, भारत राज्यों का एक संघ है। दूसरा था विदेशी राज्यों का मिलाया जा सकता है। और तीसरा अपने राज्य की सीमाओं में परिवर्तन। और चौथा है जब अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग किया जाएगा तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने से मना नहीं करेंगे। बात खत्म। अब चलते हैं अनुच्छेद 5 पे। ये नागरिकता की परिभाषा दी गई है। कोई भी चीज स्टार्ट होगा तो उसमें पहला अनुच्छेद क्या रहेगा? परिभाषा। तो 5 में क्या है? नागरिकता की परिभाषा। नागरिकता की क्या है? परिभाषा है। ठीक है, भारत में क्या है? नागरिकता की परिभाषा। भारत में नागरिकता 5 आधार पे दिया जाता है। कितने आधार पे? 5 आधार पे। पहला जन्म के आधार पे, जन्म। दूसरा वंश के आधार पे, दूसरा वंश के आधार पे। तीसरा अर्जित क्षेत्र के आधार पे, और अर्जित क्षेत्र के पे। और चौथा पंजीकरण, पंजीकरण। 5वां है देशीकरण के आधार पे। 5वां देशीकरण के आधार पे क्या मिलता है आपको? नागरिकता मिल सकता है। तो भारत में 5 आधारों पे नागरिकता मिलता है। जन्म, कोई का भारत में जन्म हो गया तो भारत का निवासी। हम लोग को कैसे नागरिकता मिला है? जन्म के आधार पे। हम लोग भारत में पैदा हुए, जन्म के आधार पर नागरिकता मिल गया। दूसरा वंश के आधार पे भी नागरिकता मिलती है। हमारे पिताजी, माताजी या फिर दादा दादी, हमारा कोई वंश अगर भारत में रह रहा है तो वंश के आधार पे क्या मिल जाता है? नागरिकता मिल जाता है। अर्जित क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र को हम लोग जीत करके लाए, यही कहता है अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 कहता है कि किसी भी क्षेत्र को अर्जित किया जा सकता है। तो अर्जित क्षेत्र के जब लोग हैं तो वो भी क्या हो जाएंगे? कल के दिन पाकिस्तान को जीत करके हम लोग भारत में मिला देते हैं, चाइना को जीत करके भारत में मिला देते हैं, तो चाइनीजवा क्या कहलाएंगे? सब भारतीय कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सब भारतीय। पाकिस्तानिया क्या कहलाएंगे? सब भारतीय कहलाएंगे। ठीक। चौथा क्या है? पंजीकरण। चौथा पंजीकरण कहता है। पंजीकरण क्या कहता है कि किसी विवाह, अगर मान लीजिए किसी का विवाह हो गया भारत में, या फिर नौकरी वोकरी की पर्पज से यहाँ से लगातार 7 साल तक भारत में रह रहे हैं और आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं कि हम भारत की नागरिकता चाहते हैं, तो गृह मंत्रालय आपको नागरिकता दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती है। ठीक है, बाध्य नहीं है। आप 7 साल तक लगातार रहिए, उसके बाद एप्लीकेशन दीजिए, उसके पे विचार करेगा कौन? गृह मंत्रालय। नागरिकता संबंधी कोई भी कानून कौन बनाएगा? गृह मंत्रालय। ठीक है। उसके अदेशीकरण, देशीकरण होता है कि आपको भारत के कला से, संस्कृति से आपको प्रेम है और आप भारतीय होना चाहते हैं, तो लगातार 10 साल रहिए भारत में। जैसे अदनान सामी सिंगर है, जानते हैं आप लोग? बोलिए एकदम एकदम ढकोचला करके मोटा था एकदम, अब तो दुबला पतला हो गया है। पहले अदनान सामी सिंगर है जो, वो उसको किसके आधार पर मिला? देशीकरण से। वो भारतीय संस्कृति से, कला से प्रेम करता था, उसके आधार पर क्या मिल सकता है? नागरिकता मिल सकता है। ठीक,
तो अनुच्छेद 5 क्या कहता है? नागरिकता की परिभाषा। भारत में नागरिकता कितने प्रकार से? 5 प्रकार से मिला जा सकता है। जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे, अर्जित क्षेत्र के आधार पर, पंजीकरण के आधार पे और देशीकरण के आधार पे आपको नागरिकता मिल सकता है। ठीक, चलिए अब चलते हैं अनुच्छेद 6 पे। अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7 इसका कोई औचित्य नहीं। वर्तमान में ये दोनों अनुच्छेद है नहीं। हालांकि बता देते हैं क्या अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान संविधान बनने से पहले, संविधान सॉरी लागू होने से पहले, लागू हुआ था आपको पता है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो संविधान लागू होने से पहले जो भारत में आ गया, जैसे देश का विभाजन हुआ था 14 अगस्त 1947 को, कब हुआ था? 14 अगस्त 1947 में। तो कुछ लोग पाकिस्तान चले गए थे, कुछ लोग भारत में रह गए थे। तो कोई भी पाकिस्तानी जो संविधान लागू होने से पहले भारत में आ गया उसको नागरिकता मिल जाएगी। ये कहता है अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 7 क्या कहता है कि पाकिस्तान से कोई भारत आ गया, तो उसको क्या मिल जाएगा? नागरिकता। देश का विभाजन हुआ, वो चला गया पाकिस्तान में, लेकिन संविधान लागू होने से पहले अगर भारत में आ गया तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। तब तक कोई ये देश आजाद हो गया, कोई ये संविधान लागू हो गया, अब कहां से नागरिकता? तो इसलिए अब अनुच्छेद 6 का कोई औचित्य नहीं है। अनुच्छेद 7 क्या कहता है कि कोई भारतीय जो संविधान लागू होने से पहले पाकिस्तान में चले गए थे लेकिन भूले भटके फिर चले आए भारत में, उसको भी नागरिकता थे भारतीय लेकिन किसी भूलवश चले गए थे पाकिस्तान, फिर से अगर भारत में चले आए तो उनको नागरिकता मिल जाती है। ठीक है, ये 7 कहता है। लेकिन इसका कोई औचित्य है नहीं, क्योंकि अब कहिए आजाद हो गया देश, अब कहिए संविधान लागू हो गया। ठीक है, बात समझ में आया? चलिए अनुच्छेद 8 इसको खत्म कर लेते हैं नागरिकता को। ठीक है, अनुच्छेद 8 खत्म कर लेते हैं। ये अनुच्छेद भाग 2 खत्म कर लेते हैं, भाग 3 पे कल से चलेंगे। अब अनुच्छेद 8 क्या कहता है? अनुच्छेद 8 कहता है कि भारत देश के अंदर कहीं भी आप घूम फिर सकते हैं, कहीं भी क्या कर सकते हैं? घूमिए, जाइए। 8 ऐसे ही बनता है ना, जहां मन तहां जाइए, घूमिए। ठीक, कहीं भी भारत में क्या कर सकते हैं? जाके घूम सकते हैं। 8 क्या कहता है? जहां मन तहां, 8 इसी में बताया इधर जाइए, इधर जाइए, इधर जाइए, इधर जाइए, इधर जाइए, जहां मन तहां घूम सकते हैं। भारत के सीमाओं के अंदर, ये ना कि जाके कद हमारा मन लंदन घूमेगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, भारत में जाकर क्या कर सकते हैं? आप घूम सकते हैं। ठीक है, अच्छा क्या कहता है कि भारत में आप कहीं भी जाकर के घूम भ्रमण कर सकते हैं। भारत में भ्रमण कर सकते हैं। और सॉरी विदेश में ना, विदेश का, सॉरी गलती बोला गया हमसे। आप विदेश में कहीं भी जाकर के भ्रमण कर सकते हैं। विदेश में जाकर क्या कर सकते हैं? कहीं भी विदेश में भ्रमण कर सकते हैं, लेकिन आपको वीजा लेके जाना पड़ेगा। आपको यहाँ से वीजा लेना पड़ेगा, वहाँ का देश का, यहाँ पे क्या कहते हैं कि तमाम सारी चीजें, वो पासपोर्ट वगैरह, अपने देश से पासपोर्ट बनता है और जिस देश में जाना वहां से वीजा बनता है। ठीक, तो पासपोर्ट और वीजा लेकर के जाना पड़ेगा आपको। तो आप विदेश में कहीं भी जाकर के क्या कर सकते हैं? भ्रमण कर सकते हैं। विदेश भ्रमण क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। लेकिन अनुच्छेद 8-9 कहता है कि विदेश भ्रमण कीजिए, लेकिन वहां पे सटिए मत। वहां जाके रह गया, वहां के निवासी हो गया तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त। सटल तक गई बेटा। भारत में क्या कहता है? विदेश भ्रमण कीजिए लेकिन वहां का निवासी मत बनिए। वहां का अगर निवासी हो गया, निवासी वहां का नहीं होना है, अगर निवासी हो गए तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ठीक है, हाँ ये कहता है। अब अनुच्छेद 10 ये याद हुआ? 6-7 तो कोनो औचित्य नहीं है, पूछेगा है नहीं आपसे। 8 पूछ सकता है, तो 8 क्या कहीं भी जाकर के आप घूम सकते हैं। ठीक है, और 9 क्या कहता है? घूमिए लेकिन वहां का निवासी मत बनिए। जहां वहां की नागरिकता लिए आप, यहाँ की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। खत्म, काम खत्म। अब आई आती है अनुच्छेद 10 की। अनुच्छेद 10 कहता है कि कोई भी नागरिकता आपका छीन नहीं सकता है। ये 10 में 10 नंबर आपको देते हैं, 10 में 10 नंबर देते हैं आपको कि कोई आपकी नागरिकता छीनेगा नहीं, बशर्ते आप देश विरोधी गतिविधियों में शामिल नहीं होना। ये ना कि देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो गए, भारत की सेना में आप भर्ती हैं और सेना की खुफिया जानकारी किसी पड़ोसी मुल्क को दे दिया, तो देश विरोधी गतिविधियां नहीं करना है। यानी कि कोई भी आपकी 10 क्या कहता है कि कोई भी नागरिकता आपकी छीन नहीं सकता। कोई भी क्या कर सकता है? आपकी नागरिकता छीन नहीं सकता आपकी। ठीक, ठीक है, चलिए अब 10 हो गया। अब 11, अनुच्छेद 11।
अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसे है? गृह मंत्रालय को। अनुच्छेद 11 कहता है नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाएगा? गृह मंत्रालय बनाएगा। ठीक, नागरिकता संबंधी कानून कौन है? आपका नागरिकता गृह मंत्रालय छीन भी सकती है, उसको पूरा अधिकार है, वो आपकी नागरिकता क्या कर सकती है? छीन सकती है। ठीक, याद हो गया पूरा? फिर से देखते हैं, पूरा रिवीजन करते हैं, पूरा मिटा करके रिवीजन करते हैं। अनुच्छेद 5 कहता है नागरिकता की परिभाषा दी गई है और नागरिकता आपको मिल सकता है 5 जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे, अधिक क्षेत्र के आधार पे, पंजीकरण के आधार पे और देशीकरण के आधार पे मिल सकता है। अनुच्छेद 6 और 7 का कोई औचित्य नहीं है। अनुच्छेद 8 आप विदेश में कहीं भी जाकर के भ्रमण कर सकते हैं, लेकिन 9 कहता है कि कहीं सटना नहीं है, सटला तो गई, वहां पे जाकर के निवासी वहां का नहीं बनना है आपको। निवासी जो आप कहीं और का लिए सोता यहाँ का, जैसे ये है क्या नाम उनका, अक्षय कुमार कनाडा की नागरिकता ले लिए, कनाडा का जो नागरिकता लिए भारत का क्या हो जाएगा? समाप्त हो गया। ठीक है, तो अक्षय कुमार की नागरिकता कहाँ की है? कनाडा की। अच्छा, वो हो गया 8, 9 में हो गया। अनुच्छेद 10 कहता है कि 10 में 10 नंबर दे रहे हैं आपको कि कोई आपकी नागरिकता नहीं छीनेगा, कोई मजाल नहीं है कि आपका नागरिकता छीन ले आपको। ठीक है, जैसे परीक्षा या तो 100 नंबर का होता है या तो 10 नंबर का होता है, तो हम लेके चल रहे हैं 10 नंबर का, तो 10 में 10 नंबर दे रहे हैं आपको, 10 में 10 नंबर कि आपका कोई नागरिकता छीनेगा नहीं। ठीक है, 8 कहीं भी घूम सकते हैं, विदेश भ्रमण, लेकिन 8 के बाद 9 वहां सटना नहीं है, और 10 कहता है कि कहीं भी कोई भी आपकी नागरिकता छीनेगा नहीं। अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता संबंधी प्रावधान या कानून कौन बनाएगा? गृह मंत्रालय बनाएगी। ठीक है, याद हो गया यार तक? अब भाग 3 कल पढ़ेंगे। भाग 3 है, अब कल पढ़ेंगे मौलिक अधिकार के बारे में, वो है 12 से लेकर के 35 तक, तो उसको कल देख लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आज के लिए इतना ही, पॉलिटी में रहने देते हैं।